नमस्कार, आप देख रहे हैं किसका होगा राज तिलक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। चौथे दौर का मतदान 59 सीटों पर चल रहा है इस वक्त भी, और इनमें से 51 सीटें पिछली बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी। ये अपने आप में बताता है कि पिछली बार लहर थी तो इस बार कांटे की टक्कर है। 4 घंटे का मतदान हो चुका है। आज के मतदान में सबसे ज्यादा लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी की 9 सीटों पर वोटिंग है, जिनमें से 8 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में गई थी। लखीमपुर में वहां वोटिंग है जहां पर किसानों का मुद्दा हावी है। लखीमपुर में पिछली बार क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने। इन 59 सीटों में 90% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जीत हासिल की थी। 232 कुल सीटों पर वोटिंग आज खत्म हो जाएगी आज के मतदान के बाद, जिसमें 190 सीटों पर बीजेपी ने पिछली बार जीत हासिल की थी। आपको बता दें, तमाम दिग्गज निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। शुभांकर रायबरेली से, नेहा बातम लखनऊ से, कुमार कुणाल हमारे साथ लखीमपुर से जुड़ रहे हैं, हिमांशु मिश्रा उन्नाव से, अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। एक एक करके हम आपको जल्दी से बता देते हैं कि क्या तस्वीर अभी तक उभर कर आ रही है, क्योंकि चाहे वो ब्रजेश पाठक हो जो इस बार लखनऊ में अपनी सीट बदल कर चुनावी मैदान में है। देखिए, स्वाति सिंह का टिकट इस बार कट गया। अपर्णा बिष्ट यादव, मुलायम सिंह परिवार की सबसे छोटी बहू, जो समाजवाद का कुनबा छोड़कर निकल गई बीजेपी की तरफ, उन्हें टिकट तो नहीं मिला, लेकिन ब्रजेश पाठक चुनावी मैदान में सीट बदलकर। वहीं पर अन्य लोगों को आप देखें तो आशुतोष टंडन की लड़ाई लालजी टंडन के बेटे की अनुराग भदौरिया से लखनऊ पूर्व में है। वही भदौरिया साहब जिनको आप टीवी पर अक्सर देखते हैं, लेकिन ये सुरक्षित, मतलब ये कहा जाता है कोई पर्चा भर के दिल्ली भी चला जाए तो भी वो ये सीट जीत लेता है बीजेपी की। क्या इस बार भदौरिया वहां पर चुनौती दे पाएंगे? आइए आपको सुनाते हैं दिग्गज आज क्या कह रहे हैं। सबकी बात हम आपको सुनाएंगे। शुरुआत करते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लखनऊ से वो सांसद हैं। लखनऊ को लेकर उनकी पैठ और उनकी समझ और उनके प्रचार पर भी बीजेपी काफी ध्यान देती है। आइए आपको सुनाते हैं कि आज वो जीत का दम कैसे भर रहे हैं और दंगा, आतंक, साइकिल बॉम्ब ऐसे प्रचार करने पर क्या कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बीजेपी क्या 2017 का परफॉर्मेंस दोहराएगी, या कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है इस बार भीषण है? सीधी लड़ाई कहां है, चतुष्कोणीय लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कई राजनीतिक पार्टियां चुनाव के मैदान में। और मैं आश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कमोबेश उतनी ही सीटों पर विजय प्राप्त होगी। 2, 4, 10 सीटें इधर उधर हो सकती हैं, जितनी सीटों पर 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को कामयाबी हासिल हुई थी। सर, आपके इस इतने कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? क्या आपको कोई ऐसी लहर दिख रही है? मैं सारी पब्लिक मीटिंग पूरे प्रदेश में मैं कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं। उत्तर प्रदेश का मैं मुख्यमंत्री रहा हूं, उत्तर प्रदेश की नब्ज को मैं पहचानता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। इस बार जो चुनाव है, चुनाव में आतंक का मुद्दा, आतंकवाद का मुद्दा बहुत तेजी से तीसरे चरण के बाद उभरा है। साइकिल का प्रधानमंत्री ने साइकिल शब्द को भी उससे जोड़ा है। समाजवादी पार्टी के लोगों पर सबसे ज्यादा इसे लेकर के कहा गया। आपको भी लगता है? देखिए, आतंकवाद का प्रश्न हो अथवा देश की सुरक्षा अथवा देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रश्न हो, सारे राजनीतिक दलों को सारे मतभेदों से ऊपर उठकर एकजुट इनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। लेकिन आपकी पार्टी तो सीधे समाजवादी पार्टी को जोड़ रही है कि वो आतंक के प्रति सॉफ्ट है। मैं कह रहा हूं, जो लोग भी हों, सभी को सारे भेदभावों को भुलाकर एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी सॉफ्ट है आतंक के प्रति? मैं कह रहा हूं ना कि सबको एकजुट होकर देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और ये सब आतंकवाद और सुरक्षा की जो भी प्रश्न हो, सबको एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस से जो ही दूर हटने की कोशिश करेगा, जनता उसे माफ नहीं करेगी। और देख लेना, चुनाव परिणाम में इस बार साबित हो जाएगा। बीजेपी के काम की प्रशंसा हो रही है दावा करते हुए राजनाथ सिंह, और कानून व्यवस्था को लेकर वो अच्छा खासा जोर बार बार आज तक पर अपने इंटरव्यूज के जरिए देते हुए, और इसी को सबसे बड़ी ताकत बीजेपी बताने की कोशिश कर रही है। लेकिन अदिति सिंह को ये वहां की जनता को कन्विंस करना है, शुभांकर, अदिति सिंह को, कि पार्टी नहीं है, समर्थन पुराना दीजिए। अंजना, एक बड़ा मशहूर शेर है कि राजनीति का रंग बड़ा अजीब होता है।
दुश्मन वही बनता है जो बड़ा करीब होता है। चाहे हरदीप सिंह की आप बात कर लीजिए या स्वामी प्रसाद मौर्य, रायबरेली की सियासत जो है वो दल बदलुओं की सियासत है। हरदीप सिंह के सामने मुश्किल ये है कि उनके पिता का नाम उनके साथ है, लेकिन बीजेपी का नाम आने के साथ कहीं ऐसा ना हो कि एक खास वर्ग जो है वो उनसे छिटक जाए, क्योंकि यहां पर वोटिंग अभी बहुत तेज नहीं हो रही है, लेकिन ये डर बना हुआ है। समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि ये दर्शाया जाए कि देखिए वो दल बदलू हैं और इसी चीज को लेकर वो आगे बढ़ा रहे, लेकिन हालांकि बीजेपी के पास आने से और उनके पिता का रसूख होने की वजह से एक सहानुभूति भी उन्हें मिल रही है, जिसका फायदा उन्हें मिल सकता है। एक और सीट है जिस पर नजर आपको बनानी चाहिए, ऊंचाहार सीट जो है, जहां से मनोज पांडे जो है वो हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वहां पर उनका जो दावा है वो प्रबल हो सकता है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के बाद ये कहा जा रहा है कि जातिगत समीकरण जो है वो सही हो सकता है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य के रिश्तेदार को वहां टिकट दिया गया है, अमर जी को, अब उनका कितना असर होगा वो भी देखने वाला होगा, और स्वामी प्रसाद मौर्य कितना डेंट मारेंगे बीजेपी पे, क्योंकि बयानों के जरिए खूब डेंट मारा है, लेकिन वोटों में कितना मारेंगे इस पर भी रायबरेली से आज नजर बनाए रखनी है। आइए आपको जल्दी से सुना देते हैं अदिति सिंह, जो कि इस बार रायबरेली से ही चुनावी मैदान में है, बस पार्टी बदल चुकी है, कांग्रेस के बजाय इस बार बीजेपी टिकट पर है। उनसे बात की हमारे सहयोगी अशोक सिंघल ने, उनकी बातचीत जल्दी से सुना देते हैं, उसके बाद चलेंगे अपने सहयोगियों के पास। हमारे साथ मौजूद है अदिति सिंह। अदिति जी, क्या मुद्दा आपके लिए अहम है इस चुनाव में? इस चुनाव में मेरे लिए सबसे अहम मुद्दा है अपने शहर को, अपनी विधानसभा को सेफ रखना, प्रोटेक्ट करना। ऐसे ऐसे लोग मैदान में हैं जो खुद ही अभी जेल से छूट के आए हैं, तो कैसे मैं अपना शहर ऐसे हाथों में दे दूं? कांग्रेस से बीजेपी में जाना क्या फर्क पड़ेगा इस इलाके के लोगों को और आपके लिए खास? आई थिंक यहाँ के लोग बहुत खुश हैं और आदरणीय योगी जी की, मोदी जी की लीडरशिप में बहुत खुश हैं, और पिछले 5 साल में अब हम लोग को जिस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की आदत पड़ गई है, जिस बिजली व्यवस्था की आदत पड़ गई है, आई डोंट थिंक अब जल्दी उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा का साथ छोड़ेगी। कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और प्रियंका ने भी कैंपेन किया खासतौर से, उसके बाद आप प्रियंका को देख के जुड़ी थी कांग्रेस से, तो क्या आपको लगता है चीजें चेंज हुई है यहाँ पे? क्या होगा? वो तो आपको 10 तारीख को पता ही चल जाएगा, पर डेफिनेटली इस बार आई थिंक पहली बार कमल का फूल खिलेगा रायबरेली में। तो 10 मार्च तक के इंतजार की बात अदिति सिंह कर रही हैं, और वाकई एक तरफ वो ये कहती हैं कि जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि प्रियंका गांधी तो यहाँ प्रचार में कह रही हैं कि आपने पार्टी बदल ली है, लोग साथ छोड़ देंगे, उन्होंने कहा साथ उनका छोड़ेंगे क्योंकि वो 5 साल सिर्फ गायब रहती हैं, चुनावों के वक्त ही नजर आती हैं। यह आरोप गांधी परिवार में रायबरेली से लेकर अमेठी तमाम जगहों पर बीजेपी ने खूब अपने तरीके से ये प्रचार करने की कोशिश की है कि गांधी परिवार गायब रहता है। बहरहाल, और इसीलिए बड़ी चुनौती है कांग्रेस पार्टी के लिए है कि कैसे इन गढ़ को बचाकर हम रखें। नेहा बाथम लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन नेहा, लगातार हम बात कर रहे हैं, चाहे राजेश्वर सिंह हो, कन्नौज से असीम अरुण हो, बीजेपी एक संदेश देने की कोशिश कर रही है अपने कानून व्यवस्था की धमक को लेकर, और यही संदेश वो दे रहे हैं। अपर्णा पाठक, बिष्ट यादव का आपने पहले जिक्र किया, दूसरी तरफ आप देखिए रीटा बहुगुणा जोशी के बेटे अखिलेश सिंह से कल मिले हैं। क्या तस्वीर दिख रही है? और एक बार जोश भी दिखा दीजिएगा अगर पोलिंग बूथ पर आप हैं। नेहा। बिल्कुल, पोलिंग बूथ पर हालांकि जोश यहाँ पर अंजना थोड़ा सा सुस्त दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, लेकिन ये आपने बहुत ही दिलचस्प सवाल किया है कानून व्यवस्था को लेकर। दरअसल कानून व्यवस्था पर 2 बड़ी चोट हुई है बीजेपी में। एक पहली हुई थी जब हाथरस कांड हुआ था, और दूसरी जब हुई थी जब लखीमपुर कांड हुआ और अजय मिश्रा टेनी के बेटे को लेकर तमाम सवाल उठे और उन पर चार्जशीट दायर की गई, और उसके बाद वो उनके ऊपर बेल हो गई और वो बाहर भी आ गए। लेकिन ये जो 2 बड़े डेंट हैं, ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में काफी ज्यादा हानिकारक साबित हो सकते हैं, क्योंकि लोगों के जहन में अभी भी हाथरस कांड ताजा है। मैं खुद हाथरस में मौजूद थी पिछले जब चरण में, तब वहां पर इसी मुद्दे को लेकर तमाम लोगों ने कहा कि वो वोट करने वाले। लेकिन आपके सवाल पर एक बार फिर से आते हुए, कानून व्यवस्था जाहिर तौर पर जिस तरीके से राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश की नहीं, लखनऊ की नहीं, तमाम उन जगहों की नब्ज को समझते हैं, बीजेपी एक पार्टी के तौर पर समझती है जो बाकी दूसरी पार्टियां नहीं समझती। अब इस बात को बेहद ध्यान से और गौर से इस नजरिए से समझिए कि बीजेपी चुनाव प्रचार में उस
उस वक्त कूद गई थी जब दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव अपना विजय रथ काफी महीनों बाद लेकर उतरे, प्रियंका गांधी तो और भी महीनों बाद उतरी। इसीलिए गांधी परिवार पर और साथ ही समाजवादी पार्टी पर आरोप लगते आए हैं कि वो बहुत देर से जागते हैं। अखिलेश यादव पर तो पर्सनल कमेंट हुआ था कि वो तो 12 बजे सोकर उठते हैं। ये मुख्यमंत्री योगी ने एक सार्वजनिक मंच पर कहा था कि जो लोग इतनी देर से उठते हैं वो क्या चुनाव प्रचार करेंगे, वो क्या चुनाव में कूदेंगे, क्योंकि इसमें तो बहुत ज्यादा खून जलता है, आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। और इसी को लेकर लगातार बीजेपी आक्रामक रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। उनका कहना है कि सब रॉयल ब्लड है, ये सब आराम के आदी हैं। और ऐसे में बिल्कुल बिल्कुल, एक बार जल्दी से हिमांशु मिश्रा के पास उन्नाव चलते हैं। हिमांशु मिश्रा, उन्नाव, हाथरस, लखीमपुर, सबसे बड़ी परेशानी बीजेपी की सरकार के लिए, जहां एक तरफ अजय मिश्र टेनी का पूरा एक परेशानी का सबब है लखीमपुर में, वहीं उन्नाव का कुलदीप सेंगर, वहीं तीसरी तरफ हाथरस में दलित बेटी के बलात्कार के बाद पुलिस कवर अप। उन्नाव में कुलदीप सेंगर का मामला क्या आज भी ज्वलंत है? क्या है यहाँ के मुद्दे? आप पिछली बार भी बता रहे थे कैसे लेदर इंडस्ट्री के लिए मशहूर कानपुर है, लेकिन लखनऊ कानपुर के बीचे बीच उन्नाव की अनदेखी होती है। हिमांशु, देखिए बिल्कुल अंजना, एक चीज है कि कुलदीप सिंह सेंगर का मामला अभी भी ज्वलंत है। अभी अब से कुछ देर पहले जो है मैंने बात की थी कुछ महिलाओं से, उन्होंने कहा हाँ ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और अभी इसमें किसी भी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि उसमें कहीं ठंडक पड़ गई हो। ये ज्वलंत है और इसको लेकर महिलाएं वोट कर रही हैं। और इसीलिए अगर आप देखें तो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने आशा सिंह को मैदान में उतारा है, जो उस लड़की के मां है। लेकिन अब देखना यह है कि उनकी मां को कितना समर्थन मिलता है, क्योंकि ये मां इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो हो गया है। और इस त्रिकोणीय मुकाबले में क्या बीजेपी एक बार फिर से जो है वो बाजी मार के ले जाएगी इस सीट से, जो उन्नाव शहर की सीट है। लेकिन सच में यहाँ बड़े मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा है, आप देखिए बेरोजगारी का मुद्दा है, और साथ ही साथ जो है यहाँ के लोगों की मांग है कि अगर कानपुर से सबसे पास कोई शहर है तो वो उन्नाव है। और उन्नाव इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? यहाँ क्यों नहीं उद्योग धंधे लगाए जाते हैं? क्यों नहीं यहाँ पर जो है लोगों को रोजगार मिलता है? ये सही में लोगों के बड़े मुद्दे के तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन जो बात नेहा कह रही थी कि जब जब कानून व्यवस्था की बात की जाती है और कानून व्यवस्था पे जब सवाल खड़े होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग फंस जाते हैं। ये मामला शुरू हुआ था कुलदीप सिंह सेंगर से, जो बीजेपी के विधायक थे, बाद में उनको पार्टी ने निकाल दिया, लेकिन जिला पंचायत के अंदर उन्हीं के परिवार को टिकट दी गई। और साथ ही साथ अगर आप देखें कि लखीमपुर की जो घटना थी उसके अंदर भी अजय मिश्रा टेनी जो है उनके बेटे का नाम आता है, जो गृह राज्य मंत्री है केंद्र सरकार के अंदर। तो कहीं ना कहीं जब भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने का मौका विपक्ष को मिलता है तो वो बीजेपी के नेताओं की उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाती है कि उन्होंने कानून व्यवस्था को जो है कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई है। और इसीलिए विपक्ष लगातार कहता रहा है कि कानून व्यवस्था के साथ जो है वो बीजेपी के नेता खिलवाड़ करते हैं। आप याद कीजिए कि एक व्यापारी को पुलिस के अधिकारियों ने पीट कर मार दिया था उनसे रिश्वत के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जरूर सवाल उठते हैं कि कानून व्यवस्था सही मायनों में ठीक है या अभी और इसमें सुधार की जरूरत है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा मुद्दा जो है बीजेपी की तरफ से बनाया गया है और महिलाएं जो है खुलकर वोट कर रही हैं कानून व्यवस्था को लेकर। 59 सीटों पर वोटिंग इस वक्त भी हो रही है उत्तर प्रदेश में। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। समाज श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और समर्थ, लखनऊ की सीट से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। लखनऊ की लड़ाई आर पार की लड़ाई है। बीजेपी को अगर अपना वर्चस्व कायम रखना है, पिछली बार 9 में से 8 उनकी झोली में थी, इससे कम में कई सवाल उठेंगे। समर्थ, सवाल उठेंगे, बिल्कुल सवाल उठेंगे, पर इस समय मसला एक और ये है कि लखनऊ के नॉर्थ रीजन में मौजूद हूं। पुराना लखनऊ कहा जाता है। शिया डिग्री कॉलेज में वोटिंग चल रही है। समस्याएं वोटर्स को काफी आ रही। किसी को मृत घोषित कर दिया गया है तो कहीं पर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो कोई आधार कार्ड से वोट नहीं कर पा रहा है। मैं उन सभी लोगों के साथ जुड़ा हूं जिनको ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? शमा परवीन। क्या दिक्कत आ रही है आपको? मेरी मम्मी जो है जिंदा खड़ी हैं और मेरे पास वोटर लिस्ट का नाम भी है, सब कुछ है, उनकी लिस्ट में भी नाम है और उस पर डिलीट लिख रखा है और बंदा सामने खड़ा है, उसके बाद भी जो है मृतक लिख रखा है। आपकी मदर है जी। क्या दिक्कत आई अंदर आपको? हमें दिक्कत ये है कि हम
क्या बताएं। वोट है मेरा और जो है नहीं डाला। आधार भी है, पहचान कार्ड भी है, सब। ये देखिए पहचान कार्ड वगैरह इनका है और इनका ये कहना है कि इनको मृत दिखाया गया। ऐसे ही और भी लोगों की समस्याएं हैं। आपको क्या दिक्कत है? हमारे सर यही पहचान पत्र से हर बार यही वोट पड़ते थे। आप किलजा वोट डालने आए, पहचान पत्र दिखा रहे हैं, बता रहे हैं वोट ही नहीं है। लास्ट टाइम कहाँ वोट कट गया, यही डाला सिया कॉलेज में। आपको क्या समस्या? हर बार देखिए पहचान पत्र आधार है और वोट हमारे कहीं नहीं निकल रहे हैं। कई जगह हमने इसको दिखाया है। पिछली बार यही डाला था जी। क्या बोल रहे हैं अंदर अधिकारी? अंदर क्या बताया जा रहा है? कह रहे हैं तुम्हारा कट गया नहीं है। वो अंदर वोट यही बोल रहे हैं कि जो है नहीं पढ़ पाएगा। आपकी क्या समस्या है? 2 घंटे से परेशान है, बिल्कुल वोट पढ़ ही नहीं पा रहे। क्या करें, लिए घूम रहे हैं, समझ लिए यही सब है। आपको क्या समस्या है? सुबह से दौड़ रहे, सुबह से लिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जिशान। सुबह से लिए दौड़ रहे, 3 है मेरे घर के 3। उसके बाद मैंने बोला अच्छा चलिए इससे नहीं हो पा रहा है, पिन कार्ड ले मेरे पास, मैं पिन कार्ड दे रहा हूँ, उससे कर दिए। बोल रहे नहीं हो पाएगा आपका। वोटर आईडी लाइए। वोटर आईडी मेरे पास नहीं है, बाकी मेरे पास तो और भी आईडी है ना। इसके अलावा मतलब जितनी 4-5 आईडी मेरे पास है। मैंने कहा नहीं, पिछले बार मेरा नहीं दिया था मैंने। आपकी क्या समस्या है? हमारा पिछले बार भी जो है वोट यहीं डाला था और पड़ गया था, और यही बात है आपकी से भी यही कह रहे हैं, और नाम कटा हुआ तुम्हारा, नाम कटा हुआ। और मेरे घर में 8 लोग हैं, 8 लोग में 3 लोग का नाम आया, 5 लोग के नाम कटे हुए हैं, 5 लोग के नाम कटे हुए। और इधर की तरफ में बात करूंगा। माता जी आपको क्या दिक्कत हो रही, क्या नाम है आपका? हम वोट डालने जा रहे हैं, हमको हमारा वोट ही नहीं पड़ रहा। हमारे बच्चों का आया, हमारे आदमी का आया, आपका नहीं आया? हमारा नहीं आया। हमारा क्या भाई साहब आपके क्या? सर यही प्रॉब्लम है कि लिस्ट पे नाम सर नहीं मिल रहा, वोट नहीं बता रहे हैं आपको, लिस्ट नाम कट गया है जी। अब इनकी बीवी का नाम आया था तो उनका वोट पड़ गया है, और हमारे भाई का वोट अभी नहीं पड़ा। आप समझ सकते हैं समस्याएं, आप समझ सकती हैं कि किस तरह की लोगों की आ रही है। ये कुछ लोग हैं जो ये बात जिनसे मैं बात कर पाया हूँ। ऐसे कितने लोग यहाँ से निकले हैं जो वोट नहीं कर पाए हैं। इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं है। पॉलिटिकल लड़ाई अलग जगह है, पर ये जो एक त्योहार लोकतंत्र का होता है उस पर कहीं न कहीं एक चिन्ह और एक प्रश्न लगता हुआ नजर आता है लखनऊ से। जी 59 सीटों पर चौथे दौर का मतदान चल रहा है, जिसमें पिछली बार 51 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर। लखनऊ की 9 सीटें, जिसमें से 8 सीटों पर 4 जिले ऐसे जिसमें क्लीन स्वीप, सभी की सभी सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। लेकिन आज पहले दौर के, आप जब चौथे दौर के मतदान को देख रहे हैं तो क्या है परसेंटेज, उसके साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। उन्नाव में 22.54% वोटिंग हो चुकी है, फतेहपुर में 22.41%, पीलीभीत में 27.43% वोटिंग हुई है, हरदोई में 20.27 वोटिंग हुई है। पीलीभीत में सबसे ज्यादा, आप दोनों से जल्दी जल्दी एक कमेंट लेते हुए सर, वोटिंग पैटर्न, हालांकि हमने देखा है कि अब ये सुनिश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ज्यादा जनता अगर उतरती है तो बदलाव के लिए ही उतरती है, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज हम पीलीभीत में ज्यादा देख रहे हैं, कुछ जगहों पर कम, कहीं पर ज्यादा, ये क्या संकेत देता है? अंजना देखो, आप यूं इनकार नहीं कर सकते कि जो वोटिंग परसेंटेज में जो वृद्धि है वह बेमानी है। आपको ये देखना होगा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा कहाँ। हाँ। आज जैसे पिछले तीसरे चरण के चुनाव में आप देखिए, जो बीजेपी का गढ़ रहा था भारतीय झांसी, वहां लगभग 6 से 7% की गिरावट आ गई, और वह वोट वो इलाके जहां पे समाजवादी पार्टी का असर है, वहां 3 से 7% की वृद्धि हो गई। क्या ऐसा माना जा सकता है सर कि जो बीजेपी के समर्थक हैं वो इस बार वोट करने के लिए नहीं उतर रहे हैं? ऐसा ही संकेत मुझे लगता है आप देने की कोशिश कर रहे हैं। ये है बिल्कुल। यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ की मोस्ट इंटेलेक्चुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी मानी जाती है इलाहाबाद सिटी नॉर्थ, जो बीजेपी का गढ़ रहा है, यहाँ से नरेंद्र कुमार सिंह गौर और मतलब हमेशा जीतते रहे, वहाँ वोटिंग परसेंटेज सबसे कम रहता है इलाहाबाद में। ये बीजेपी के वोटर्स जो हैं वो, आपका काउंटर दलील उन्होंने दे दिया। यही है कि वोटिंग पैटर्न, वोटिंग परसेंटेज के बिना पर आप एक धारणा नहीं बना सकते। बिल्कुल सही है आपका, लेकिन अगर पीलीभीत में यह मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है तो आपको ये देखना होगा कि पीलीभीत किसान आंदोलन क्या गढ़ रहा है। वहाँ पे बड़े पैमाने पर किसानों ने इस पूरे आंदोलन में 1 साल तक भाग लिया, और वहाँ का भारतीय जनता पार्टी का जो सांसद है वह रूलिंग पार्टी के खिलाफ सक्रिय है। तो ऐसे में आप अगर मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है तो वह आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ना ही होगा, और अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप दीवार पर लिखे हुए इश्तेहार को पढ़ने में आप असमर्थ हैं। जल्दी से एक काउंटर। हाँ, मैं समाजवादी पार्टी के लिए बस इतना कहना चाहता हूँ कि पूर्वांचल में एक कहावत मशहूर है, मूस मोटई है लोढ़ा हुई है। मतलब एक चूहा मोटा होकर कितना बनेगा, वो एक लोढ़ा ही बन सकता है, क्योंकि पिछले बार इनका परफॉर्मेंस बहुत पुअर था। बहुत बेटर करेंगे, फिर भी उस लेवल पे, सरकार बनाने के लेवल पर आने में। एक बार फिर से कहावत सुनाइए सर। हाँ, मूस मोटई है लोढ़ा हुई है, और इनका मतलब यह है कि अगर चूहा मोटा भी हो जाएगा तो वो कितना होगा
अब इनकी थ्योरी इसी बात पर बेस्ड है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि बीजेपी गिरेगी तो कितना गिरेगी, एसपी बढ़ेगी तो कितना बढ़ेगी। बहरहाल ये तमाम दावे हैं, दलीलें हैं, तर्क हैं जो आप हर तरफ से देख रहे हैं। जमीनी हकीकत को देखने वाले पत्रकार अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन फैसला आपके हाथ में। अगर आपकी जगह पर वोटिंग है जरूर चाहिए। ब्रजेश पाठक जो कि इस बार सीट बदलकर लखनऊ कैंट से चुनावी मैदान में है, मंत्री बीजेपी सरकार में रहे हैं, आइए आपको सुना देते हैं आज वो कैसे जीत का दम भर रहे हैं। होली की बात कर रहे हैं अभी से। नेताओं का भी मिजाज हम भाप भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। ब्रजेश पाठक साहब पहले हनुमान जी के दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाए, उसके बाद अपनी जीवन संगनी नम्रता जी के साथ आए हैं। दिखा दीजिए आप स्याही का निशान। राजनाथ सिंह ने अपील की है वोटर से कि सबसे बड़ा दान मतदान होता है, तो बाहर आके वोटरों से अपील करेंगे आपकी बाहर आके वोट करें। मैं उत्तर प्रदेश के और अवध क्षेत्र के विशेषकर सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि अपने घरों से निकल करके मतदान करें और पहले मतदान करें, फिर जलपान करें, लोकतंत्र के महायज्ञ में शामिल हों और राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करें। नम्रता जी, क्या 10 मार्च को लड्डू बनाने को मिलेगा? अभी तो लड्डू चढ़ाए हैं, 10 मार्च को आपको लड्डू बनाने को मिलेगा, खिलाने को मिलेगा कि नहीं? दोनों बनाने को भी मिलेगा, खिलाने को भी मिलेगा और भारी संख्या में मिलेगा। भारी संख्या में मिलेगा। ब्रजेश जी, लगातार ये कहा जा रहा है कि सेंट्रल में बात बन नहीं रही थी इसलिए आप कैंट चले आए। नहीं, ऐसा नहीं। और कैंट में बाकियों की नजरें थी, आप सिंधमारी में भी जीत रहे हैं और यहाँ भी जीत रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। लखनऊ की 9 की 9 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। तो लगातार मायावती ने भी बोला, आज उन्होंने लगातार निशाना साधा है कि कोई अम्बेडकरवादी नहीं है, सब दलितों को वोट बैंक की मैं बता रहा हूँ, सबको अपनी बात कहने का हक है लोकतंत्र में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को साथ लेकर के चल रही है और प्रचंड लहर बीजेपी के पक्ष में है। कमल खिल रहा है, प्रचंड बहुमत के साथ खिल रहा है। चर्चा यहाँ पर भी, ब्रेक में भी, और जब आप ये सब रिपोर्ट्स देख रहे हैं तो यहाँ पर भी वैसी ही चर्चा हो रही है। पत्रकारों ने भी इस इलेक्शन को इतने करीब से देखा, समझा और अपनी तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं। उसी पर बातचीत हो रही थी। सरोजनी नगर सीट को लेकर ये कह रहे थे कि आपको कैंडिडेट नहीं मिला, अपने पूर्व ईडी अधिकारी राजेश्वर सिंह को उतारा है। बहरहाल इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं तस्वीर। ये तस्वीरें हैं उन दिग्गजों की जो आज वोट करने निकले हैं। राजनाथ सिंह सांसद लखनऊ के, सुश्री मायावती, अदिति सिंह जो रायबरेली से चुनावी मैदान में है, हिमांशु त्रिवेदी को आप देख रहे हैं, दिनेश शर्मा मुख्यमंत्री, सतीश मिश्रा पूरे सबसे बड़े पोल स्ट्रैटेजिस्ट एक तरह से बीएसपी के लिए, रणनीतिकार सबसे बड़े, साक्षी महाराज बीजेपी के नेता, सांसद, मोहसिन रजा साहब मंत्री हैं, नितिन अग्रवाल, नरेश अग्रवाल के बेटे, कौशल किशोर को आप देख रहे हैं, ब्रजेश पाठक मंत्री चुनावी मैदान में लखनऊ कैंट से, नवनीत सहगल मीडिया प्रभारी एक तरह से हैं सरकार के लिए। तमाम लोगों को आप देख रहे हैं। कुमार कुणाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं लखीमपुर से, और अमित भारद्वाज फतेहपुर से। अमित भारद्वाज, क्या दिख रहा है? वोटर्स में जोश है? किस तरह के संकेत, कैसी लड़ाई? जी अंजना, देखिए हमने पहले 3 चरणों में जैसे देखा था कि पहले 3 घंटों में जबरदस्त वोटिंग होती थी और फिर थोड़ा मामला स्लो हो जाता था। इस बार फतेहपुर में कम से कम सुबह से वोटिंग बहुत स्लो हो रही थी अलग अलग बूथों पे। अब थोड़ा थोड़ा वोटर्स घर से ज्यादा निकल रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। फतेहपुर में 6 सीटें हैं। पिछली दफा 2017 में बीजेपी और अपना दल ने मिलकर इन 6 के 6 सीटों पे फतह हासिल की थी, लेकिन इस बार समीकरण बदला हुआ है। समीकरण आपको 2 कारणों से बदला हुआ दिखता है। पहला, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर तो काम कर ही रहा है। कई सारे लोकल डिस्प्यूट्स और इश्यूज हैं जो एमएलएस के, सिटिंग एमएलएस के खिलाफ कहीं ना कहीं एक गुस्से का माहौल आपको दिखता है। साथ में जो समाज, अब ये कहा जा सकता है कि चुनाव इस इलाके में कम से कम खुल गया है। पहले 3 चरणों में कहीं ना कहीं जीत का जो फैक्टर था वो 2 से 3 जातियों पे अटका हुआ था। अब यहाँ पे जो भी पार्टी, जो भी कैंडिडेट जीत के लिए रेस लगा रही है, उसको अपनी कोर वोट बैंक से हट के नॉन जाटव दलित्स या नॉन यादव ओबीसीज में भी अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी। फतेहपुर में देखिए मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा मौर्य और कुर्मी समुदाय का वोट बैंक भी अहम रोल प्ले करता है। यादव समुदाय का भी वोट बैंक यहाँ पे कुछ सीटों में ठीक ठाक है। और यहाँ से 2 मंत्री योगी सरकार के आते हैं। हुसैनगंज के विधायक हैं रवनेंद्र प्रताप सिंह, और साथ ही बिंदकी से जो विधायक हैं वो भी मंत्री हैं। तो बीजेपी के लिए बड़ा अहम है ये क्षेत्र और इस बार कड़ी टक्कर मिल रही है समाजवादी पार्टी अलायंस से। साथ ही बीएसपी कोशिश कर रही है कि वो अपना वोट बैंक इंटैक्ट रखे और दोबारा चुनावी लड़ाई में वापसी करे।
अपना दल के साथ क्लीन स्वीप फतेहपुर में जैसा पिछली बार था। आप बात कर रहे हैं कि कैसे नाराजगी लोकल एमएलएस को लेकर है, लेकिन क्या एंटी इनकम्बेंसी, कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी लोकल एमएलए के लिए हो सकता है। लगातार आप देखिए 2014, 17, 19 3 चुनाव जिसमें बीजेपी ने प्रचंड जनादेश हासिल किया। लेकिन क्या ऐसी एंटी इनकम्बेंसी आप योगी आदित्यनाथ के लिए देखते हैं, मुख्यमंत्री के लिए देखते हैं? इस पर चर्चा हम दोनों एक्सपर्ट से यहां पर करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बार लखीमपुर जाते हुए कुमार कुणाल, वहां की तस्वीर। देखिए, इंतजार जारी है। पहले इंतजार मैं कर रहा था कि तमाम रिपोर्टर्स अपनी बात रख रहे थे, मैं अपनी बात रखूंगा, और इंतजार दूसरा भी है। यहाँ पर ये इंतजार चल रहा है कि आखिरकार कब अजय मिश्रा टेनी और आशीष मिश्रा जो अभी हाल फिलहाल बेल से छूटे हैं वो वोटिंग करने आएंगे नहीं आएंगे। सुबह से 7 बजे से ये इंतजार की घड़ियां खत्म नहीं हो रही हैं। यहाँ पर लंबी कतार थी, पहले वोटरों की कतार छोटी हो गई है, लेकिन इंतजार लंबा चलता चला जा रहा है। और ये बड़ा रोचक है। आप तस्वीरें भी दिखा रही थी अंजना कुछ देर पहले कि बड़े बड़े नेता निकल करके आए। कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन यहाँ तो अब लंच का टाइम होने को आया है। अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे ने दर्शन तक नहीं दिए हैं। तो यहीं पर बीजेपी 2 तरह की बातें कर रही है, और क्यों नहीं निकल के आए उसके पीछे आपको वजह मालूम होगी। पूरी मीडिया इंतजार कर रही है, उनसे सवाल भी पूछे जाएंगे, उनको जवाब भी देना पड़ेगा। हो सकता है उसका असर वायरल हुए। कुमार कुणाल, अनगिनत वीडियो वायरल हुए जिसमें वो मीडिया के सामने आते उन्हीं से उलझ जाते थे, क्योंकि उनसे सवाल पूछे जाने पर वो बिफर जाते थे। जाहिर तौर पर अब उनके लिए घर के अंदर ही रहना इस वक्त पार्टी सही समझ रही होगी, लेकिन वोट करने के लिए तो देखिए निकलते हैं नहीं निकलते हैं, मीडिया तो वहां पर मौजूद रहेगा ही, तो उनको कम से कम ये संकेत तो साफ ही होगा। नेहा से जल्दी से कमेंट लेते हैं, फिर आप दोनों से चर्चा करेंगे। नेहा, जल्दी से एक बार कमेंट लेते हुए, कुल मिलाकर अगर इस बार की हम लड़ाई को देखें तो धीरे धीरे ब्राह्मणों की भी संख्या बढ़ रही है। कई सीटों पर हम लखनऊ में देखते हैं ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर, ऐसी लड़ाई दिख रही है, खासतौर पर जब आप राजेश्वर सिंह को देखती हैं। कुल मिलाकर तस्वीर क्या इस इलाके में भी जाति सबसे बड़ा कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो किसान किसान बन के वोट करता है, लेकिन यहां पर आते आते वो भी अपनी जाति देखता है। अंजना, मैं इस सवाल पर आपके लौटूंगी। बेहद दिलचस्प ये लड़ाई है, और क्या जिस तरीके से इस वक्त तेज हवाएं लखनऊ में चल रही हैं, बदलाव की हवा क्या लखनऊ में बहेगी? इस बीच हमारे साथ अजय कुमार जी मौजूद हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से लखनऊ से कैंडिडेट है। अजय कुमार जी, आपकी तो वेशभूषा में अभी तक आर्मी की झलक दिखाई देती है, और ये कहा जाता है कि आर्मी से जो एक बार जुड़ जाता है वो कभी हार नहीं मानता, लेकिन एक से एक दिग्गज आपके अगेंस्ट खड़े हुए हैं। आप अपनी जीत के लिए कितना आश्वस्त हैं? फौजी जो होता है वो लड़ने के लिए नहीं लड़ता, वो जीतने के लिए लड़ता है, और जीत तो हमारी पक्की है, क्योंकि हम आम आदमी हैं, हम देश के संतरी रहे, देश के मंत्री नहीं है। और जब हमारे दिल में हिंदुस्तान बसता है, हमारे यहाँ कोई जाति धर्म हम लोग ये मानते नहीं, हमारा एक ही धर्म है, राष्ट्र धर्म है। और जब हम आम आदमी की बात करते हैं, राष्ट्र धर्म की बात करते हैं, किसी जाति और धर्म के ऊपर हम चुनाव नहीं लड़ते। हमारी पार्टी पढ़े लिखों की पार्टी, और जो वोट देने जा रहा है, एक बार उसका कोई जानने वाला दिल्ली में रहता हो, पूछ ले कि अगर वहाँ काम हुआ है तो हमको वोट दे, अदर नहीं तो ना दे। लेकिन जिस तरीके से पंजाब में, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने फुल फोर्स लगा दी, उस तरीके से उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ फोर्स खुद लगी हुई है और हम लोग जीत के आ रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हम सरकार भी बनाएंगे, क्योंकि हंग असेंबली अगर आती है, यहाँ पे बहुमत नहीं मिल रहा है दोनों पार्टियों को, क्योंकि नाराजगी बहुत ज्यादा है। और अगर हम लोग 403 सीट पे लड़ रहे हैं, किस चीज पर, किन मुद्दों पर नाराजगी? आप ये बताइए, इनके पास मुद्दा ही क्या है? किसी ने मंदिर मस्जिद बनवा लिया, कोई गुंडे के भरोसे लड़ रहा है, तो मुद्दे की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। मुद्दा सफाई का है, मुद्दा पढ़ाई का है, मुद्दा दवाई का है, इस पे तो मेरे को नहीं लग रहा कोई पार्टी। साक्षी महाराज से जब आज पूछा गया नेहा कि किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, तो उन्होंने सीधा कहा राष्ट्रवाद पहला शब्द था, और आम आदमी पार्टी भी उसी लकीर को आगे ले जाती हुई। जल्दी से एक कमेंट आप दोनों से, सर आपके साथ शुरुआत करते हुए। जी, जो आज की सीटों पर है, आप ये कह रहे हैं, सर का कमेंट आया था कि कितना वो बढ़ेंगे समाजवादी पार्टी और कितना गिरेगी बीजेपी, क्या ये मामला है या कुछ और है? मेरा ये मानना है कि समाज शास्त्र में या राजनीतिक गतिविधियों में गिरावट की कोई सीमा नहीं होती। 2012 में यही समाजवादी पार्टी इन्हीं क्षेत्रों में क्लीन स्वीप की थी,
35 से ज्यादा सीटें जीती थी। और 2017 में 5 साल के बाद ही इन्हीं क्षेत्रों में वो 4 में सिमट के चली आई। तो अगर वह लॉजिक लगता है कि अगर आप 35 सीटों से गिर करके 4 पे आ सकते हैं, तो आप 51 से गिर करके 1 पे क्यों नहीं आ सकते? दो पत्रकारों की इस बात में तो दम है फिर नारायण जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूंकि 14 के बाद जो मोदी लहर थी, 17 में उसका असर हुआ है। वो समाजवादी पार्टी नीचे चली गई, बीजेपी एकदम से उठी और ऊपर आ गई। इस बार कोई विजिबल करंट, भाई अंडर करंट हो तो बात दूसरी है, लेकिन वो एक विजिबल करंट दिख नहीं रहा है जिससे एंटी इनकम्बेंसी है योगी के लिए। बिल्कुल आप व्यक्तिगत रूप से किसी का नाम मत लीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। आप ये मानिए आप 1 साल तक चली। एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा नहीं है।